एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 9 लोक विकास और पर्यावरण, इसकी थ्योरी क्लासेस हम पढ़ चुके हैं और आज हमारे यहाँ पर पीवाईक्यू हैं। 15 क्वेश्चन हैं जहाँ से आपको अपना रिवीजन करने का अच्छा जो रिवीजन आप कर ही सकते हैं। पीवाईक्यू तो आपको करना ही है सारे। पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए। अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, सारी यूनिट उसमें डाल रखी हैं जो भी थ्योरी की हैं, और जो रीजनिंग मैथ्स वगैरह डीआई वगैरह वो सारी चीज़ें हम रिवीजन में करेंगे। डीआई को छोड़ के बाकी तो मैं करवाऊँगी सारी। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। और प्लीज़ भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना अगर पसंद आती है तो क्लास, और शेयर कर दिया करो। तो चलेंगे हम अपने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? बायोडीजल गैसोलीन की तुलना में सल्फर के उत्सर्जन में सार्थक रूप से कमी ला सकता है। बायोडीजल का ऊर्जा घनत्व एथेनॉल की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है तो बताइए। बायोडीजल गैसोलीन की तुलना में सल्फर के उत्सर्जन में सार्थक रूप से कमी ला सकता है। ये बिल्कुल सही है। जो बायोडीजल है वो गैसोलीन की तुलना में सल्फर के उत्सर्जन में क्या कर सकता है? कमी ला सकता है। लेकिन बायोडीजल का ऊर्जा घनत्व इथेनॉल की तुलना में बहुत कम होता है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो कथन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा है वो क्या है? सही नहीं है, रॉन्ग है। तो इसको याद रख लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रदूषक को कौन सा ऐसा प्रदूषक है इसमें से जिसको नेत्रों में जलन के लिए प्रतिनियुक्त के रूप में माना जाता है? नेत्रों में जलन कौन पैदा करता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन? तो इनमें से नेत्रों में जलन के लिए कौन माना जाता है? तो ये माना जाता है ओजोन को। ठीक है, जो ओजोन होती है वो नेत्रों में जलन के लिए उत्तरदायी कारक माना जाता है। सौर ताल यानी कि जो सोलर पॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं? ठीक है, उनका क्या काम होता है? क्या पेयजल उत्पन्न करते हैं? तो आप सभी जानते हैं जो भी सोलर पॉन्ड है उनसे हम कोई पेयजल नहीं यूज करते। ताप ऊर्जा संग्राहक हैं, बिल्कुल हैं, ताप ऊर्जा संग्राहक होते हैं। ऊष्मा ह्रास को रोकने के लिए लवण प्रवणता का उपयोग करते हैं। ठंडे क्षेत्रों में तैरने के लिए उपयोग में आते हैं। तो ठंडे क्षेत्रों में ऐसा तो कुछ भी नहीं है। गर्म पानी उत्पन्न करते हैं, ये तो ऑलरेडी गर्म पानी उत्पन्न करते हैं, तो ठंडे की तो कुछ बात ही नहीं है। ऊष्मा ह्रास को रोकने के लिए लवण प्रवणता का प्रयोग करते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें बी, सी और ई तीनों ही जो ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? मनुष्यों में मछली के उपभोग के कारण जैव सांद्रण हो सकता है। जैव सांद्रण हानिकारक पदार्थों की मानव ऊतकों में एकत्रित होने की प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? मनुष्यों में मछली के उपभोग के कारण जैव सांद्रण हो सकता है, तो ये जो कथन है वो हमारा रॉन्ग है। ठीक है, मछलियों के कारण जैव सांद्रण नहीं हो सकता। जैव सांद्रण किसके कारण होता है? हानिकारक पदार्थों की मानव ऊतकों में एकत्रित होने की प्रवृत्ति होती है। जब मानव ऊतकों में जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनमें अगर कोई हानिकारक पदार्थ जमा हो जाता है तब जैव सांद्रण होता है। आगे यहाँ पर मैचिंग का क्वेश्चन है, आजकल खूब पूछे जाते हैं मैचिंग के क्वेश्चन। ऊर्जा स्रोत दिए हुए एक तरफ और एक तरफ आपको पर्यावरणीय प्रभाव दे रखे हैं। तो पवन ऊर्जा, ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, तापीय ऊर्जा, मतलब मिलान करना है यहाँ पर। तो इसमें से कौन सा हमारा है जो करेक्ट होगा? पवन ऊर्जा का क्या काम होता है? किसके लिए क्या क्या करता है ये पवन ऊर्जा? तो पवन ऊर्जा जो होता है आप जानते हैं, जो पक्षी होते हैं वो पक्षी आसमान में ही उड़ते हैं, खुली हवा में उड़ते हैं, और पवन का मतलब हवा होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप ट्रिक भी लगा सकते हैं एक तरीके से। ये पक्षियों और चमगादड़ों के लिए क्या होता है? खतरनाक होता है। जो पवन ऊर्जा होती है वो पक्षियों और चमगादड़ों के लिए क्या होती है? खतरनाक। तापीय ऊर्जा की अगर बात करें तो ये तापीय ऊर्जा क्या करता है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तापीय ऊर्जा क्या करता है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। जल विद्युत ऊर्जा क्या करता है? जल विद्युत, जो जल से बिजली बनाई जाती है वो जल
जहाँ भी मतलब जल बह रहा होता है, नदी नहर, इनके पास में ही ये जो लगाए जाते हैं, इनकी फैक्ट्रीज वगैरह या जहाँ से भी ये बनते हैं, तो नदी किनारे जो वनस्पतियाँ होती हैं उनका नुकसान होता है। ठीक है, छः छः यानी कि उनको नुकसान पहुँचता है। प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा, प्रकाश वोल्टीय जो ऊर्जा होती है विषाक्त अपशिष्टों का उत्पादन करती है। ठीक है, प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा क्या करता है, विषाक्त अपशिष्टों का उत्पादन करना, इसका क्या है, मेन काम है। तो ये सारे आप याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा सतही ओजोन के मापन की इकाई नहीं है। सतही ओजोन, ठीक है, जो एक धरातलीय ओजोन होती है, जो गैस होती है ओजोन गैस, और एक ओजोन परत होती है जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो सतही यानी कि पृथ्वी पर रहने वाली जो ओजोन है उसके मापन की इकाई कौन सी नहीं है। माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, नैनोग्राम प्रति घन मीटर, डॉब्सन इकाई या फिर भाग प्रति मिलियन। तो जो डॉब्सन इकाई है इसमें से वो ओजोन परत की मोटाई या ओजोन परत को मापने के काम आती है, ना कि ओजोन सतही ओजोन के मापन की इकाई है। ठीक है, डॉब्सन इकाई से ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो ये ध्यान रख लेना, माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, नैनोग्राम प्रति घन मीटर, भाग प्रति मिलियन, ये सब सतही ओजोन के मापन की इकाइयाँ हैं। मिलान करना है यहाँ पर। ये दूसरा क्वेश्चन है आपको यहाँ लिए। जल प्रदूषण के प्रकार दिए हुए हैं और यहाँ पर दिए हुए हैं उदाहरण। तो विषाक्त प्रदूषक, विषाक्त प्रदूषक इसमें से कौन से होते हैं जो कि विषाक्त होते हैं, जहरीले होते हैं। क्लोरीन, प्रोटोजोआ, बेंजीन या फिर भोजन के डिब्बे। तो विषाक्त प्रदूषक में कौन से आते हैं, ये होता है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन क्या होते हैं, विषाक्त प्रदूषक होते हैं। गैर विषाक्त प्रदूषक होते हैं क्लोरीन, आपने कभी सुना होगा। अब तो आजकल तो कुएं वगैरह होते नहीं है, जब पहले कुएं होते थे और उनसे ही पीने का पानी लेके आते थे जनता, तो वहाँ पर क्लोरीन डाल करके उसको स्वच्छ किया जाता था। साल में एक बार उसमें क्लोरीन डाला जाता था, है ना। ये गैर विषाक्त प्रदूषक होता है। ये उनमें जो भी जल में रहने वाले जो भी कीटाणु होते हैं उनको तो ख़त्म कर देता है, लेकिन ये लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाता। गैर विषाक्त होता है, जहरीला नहीं होता। स्थूल प्रदूषक क्या होते हैं, तो ये भोजन के जो डिब्बे होते हैं वो स्थूल प्रदूषक होते हैं। और रोगजनक प्रदूषक होते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ से क्या होती हैं, बीमारियां फैलती हैं। तो ये आप याद रख लेना। इसमें एक से तीसरा बेंजीन है, आप सीधा सीधा याद रखें। अगर आप 1 2 3 अगर कूट के चक्कर में पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैं रखती नहीं हूँ। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। विषाक्त प्रदूषक होते हैं बेंजीन, गैर विषाक्त प्रदूषक होता है क्लोरीन, स्थूल प्रदूषक होते हैं भोजन के डब्बे, और रोगजनक प्रदूषक होता है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य, जिसको एमडीजी बोलते हैं, और संधारणीय विकास लक्ष्य एसडीजी। ठीक है, एमडीजी और एसडीजी दोनों में निम्नलिखित में से कौन से उभयनिष्ठ हैं, यानी कि कौन से लक्ष्य हैं जो दोनों के अंदर रखे गए हैं। एमडीजी और एसडीजी में ये एक बच्चे ने पहले डिमांड भी की थी, जब हम फर्स्ट सेकंड यूनिट पढ़ रहे थे शायद, तो उसने कहा भी था कि एमडीजी और एसडीजी हम उन्हें थोड़ा शॉर्ट के माध्यम से या फिर ट्रिक्स के माध्यम से समझा दें। तो इसके लिए मैं एक अलग से क्लास बना दूंगी, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी आप एसडीजी तो हमने पढ़ ही लिया है, एमडीजी को भी पढ़ लेंगे। तो संधारणीय विकास लक्ष्य और सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य दोनों में से कौन से हैं जो लक्ष्य दोनों में रखे गए हैं। शून्य भूख यानी कि भुखमरी को पूरी तरह से ख़त्म करना, जलगत जीवन, नो पॉवर्टी, गरीबी को मिटा देना, पृथ्वी पर जीवन, लैंगिक समानता। तो इन दोनों के जो लक्ष्य हैं उभयनिष्ठ हैं दोनों के अंदर, वो है शून्य भूख यानी कि भुखमरी को समाप्त करना, इन दोनों का ही लक्ष्य है। नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए, यानी कि गरीबी मिटाने की बात दोनों ही करते हैं। लैंगिक समानता की बात भी दोनों ही करते हैं, लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं है, मतलब दोनों को ही एक नज़र से देखना, उनके लिए सारी चीज़ें एक समान होना। तो ये तीनों इन दोनों के ही लक्ष्य रखे गए हैं। बाकी जलगत जीवन और पृथ्वी पर जीवन इनमें नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदूषक का वायु में न्यूनतम उपस्थित काल है। कौन सा ऐसा प्रदूषक है, इनमें से कौन सा प्रदूषक है जो कि वायु में मतलब थोड़ी देर के लिए उपस्थित रहता है, बाद में वो समाप्त हो जाता है।
तो नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर मीथेन। तो इनमें से जो मीथेन गैस होती है ये क्या होती है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव को बहुत बढ़ाती है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों ही उसके प्रदूषक होते हैं, लेकिन वायु में न्यूनतम जो उपस्थित काल है वो इनमें से किसका है, मीथेन का है। ठीक है, याद रखेंगे आप, मीथेन का है। मीथेन थोड़ी देर के लिए ठहरती है, फिर क्या हो जाती है, समाप्त। किस आवृत्ति पर मानव श्रवण अवसीमा का ध्वनि प्रदूषण स्तर निर्देशित किया जाता है। तो किस आवृत्ति पर मानव श्रवण अवसीमा का ध्वनि प्रदूषण स्तर निर्देशित किया जाता है। 50 यानी कि 50 हर्ज, 100 हर्ज, 1 किलो हर्ज या 4 किलो हर्ज। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, 1 किलो हर्ज। ये HZ जो होता है ये हर्ज बोलते हैं इसको। भारत में वर्तमान में से कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में किस किस का योगदान है। भारत में वर्तमान में से कुल संस्थापित जो नवीकरणीय ऊर्जा हैं उनका कितना किस किस का योगदान है। सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जा, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन कौन से हैं जो कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में योगदान दे रहे हैं। तो इनमें से यहाँ पर सौर ऊर्जा भी है, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण। लेकिन जो जियोथर्मल एनर्जी होती है, जियोथर्मल का मतलब होता है जो भूतापीय ऊर्जा है। कौन सी होती है, भूतापीय। इसको भूतापीय बोलते हैं हिंदी में। तो भूतापीय जो ऊर्जा है इसका नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में योगदान नहीं है, बाकी सभी का है। ठीक है, तो आप इसमें लगाना चाहें तो ABCDF ये सारे ही क्वेश्चन आपके, सारे ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। कचरा के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट का अपशिष्ट घटक कौन से हैं। कचरे के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट का अपशिष्ट घटक क्या है। कागज, कार्डबोर्ड, कार्टन, पशु अपशिष्ट, औद्योगिक प्रक्रिया अपशिष्ट, शाक अपशिष्ट या फिर काष्ठ। तो बताएं इसमें से कौन से जो ऑप्शन है वो सही होने वाले हैं। कचरा के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट का अपशिष्ट घटक है कागज, कार्डबोर्ड, कार्टन और काष्ठ। ठीक है, ये दोनों ही सही हैं, A और E, बाकी इसमें सही नहीं है। कागज, कार्डबोर्ड, कार्टन और काष्ठ। निम्न पर्यावरणीय आपदाओं को सम्मिलित करना है। ये आपदाओं के बारे में हमने थ्योरी में भी पढ़ा था, थ्योरी क्लासेस में भी। अगर आपने थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ी हैं अभी तो आप ज़रूर पढ़ लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अगर आप UGC नेट या TGT PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए चैनल काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। आप यहाँ से अपनी हिंदी की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो क्लासेस हमारी चल रही हैं, 1-2 दिन अभी क्लास नहीं हो पाई थी लेकिन रेगुलर आगे चलेगी ही। तो निम्न पर्यावरणीय आपदाओं को सम्मिलित करना है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी आपदाएं हैं, ये वो आपदाएं हैं जो किसी ना किसी मतलब कोई ना कोई जब परीक्षण होता है किसी चीज़ का, कहीं ना कहीं कोई टेक्निक में जब प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से जो आपदाएं आती हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी, इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं CTET टेट वगैरह सब जगह पर। तो भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुई थी। खतरनाक पदार्थ की डंपिंग, पेरॉक्सीस्टेल नाइट्रेट नाभिक की दुर्घटना, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी उसके रिसाव के कारण ये भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, इसमें नाम भी है गैस, और ये गैस के रिसाव होने की वजह से यहाँ पर ये दुर्घटना हो गई थी। चेरनोबिल आपदा, ये चेरनोबिल आपदा किसके कारण हुई है। नाभिकीय दुर्घटना के कारण। ये इसको क्या है, ये एक नाभिकीय दुर्घटना है चेरनोबिल आपदा। लव कनाल त्रासदी, लव कनाल त्रासदी ये खतरनाक पदार्थ की डंपिंग के कारण हुई है। और लॉस एंजल्स स्मॉग, लॉस एंजल्स स्मॉग ये पेरॉक्सीस्टेल नाइट्रेट के कारण। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी ये मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा। चेरनोबिल आपदा एक नाभिकीय दुर्घटना थी। लव कनाल त्रासदी ये खतरनाक पदार्थ की डंपिंग। लॉस एंजल्स स्मॉग ये क्या है, पेरॉक्सीस्टेल नाइट्रेट। तो ये आप याद रख लेना, इनके कारण जरूर याद रख लेना, ये पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां हैं जो प्रदूषित जल के कारण होती हैं। आपने ज़रूर सुना होगा, देखा होगा कि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो प्रदूषित जल की वजह से होती हैं, जो प्रदूषित खाने की वजह से होती हैं, या प्रदूषित हवा की वजह से होती हैं। तो अलग अलग बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पर इनमें से आपको बीमारियां बताती हैं। एक तो बीमारी ऐसी हैं जो शायद जिनके नाम भी आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो प्रदूषित जल के कारण गियार्डियासिस, गियार्डियासिस ये कोई बीमारी का नाम है। तो ये प्रदूषित जल के कारण होती है। डेंगू, डेंगू और एमोबियासिस, टाइफाइड। तो टाइफाइड भी आप जानते हैं प्रदूषित जल के कारण होता है, और एमोबियासिस भी होता है। डेंगू, एमोबियासिस ये इसके कारण नहीं होता। और डेंगू भी आप जानते हैं वैसे मच्छर काटने की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो ये क्वेश्चन आया था तो इसमें डेंगू को भी माना गया था। तो इसमें ए, बी और डी तीनों ही ऑप्शन इसमें सही किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन CO2 गैस का सबसे बड़ा निमज्जक है। तो CO2 गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसका सबसे बड़ा निमज्जक कौन है। वन, महासागर, हिमचादर या फिर चरागाह। तो जो महासागर होते हैं ये सबसे ज़्यादा क्या होती है, इनमें CO2 गैस होती है। तो हमारे यहाँ पर ये 15 ही क्वेश्चन है। आगे इसी तरह से हम और भी रिवीजन करेंगे, और 2-3 दिन रिवीजन करने के बाद हम फिर नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है, एक यूनिट बची हुई है यूनिट 10, उसको भी पढ़ लेंगे। जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, और जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की है, अभी सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर के, तो वो भी शुरू कर दें। उन बच्चों को भी आप बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कर सकें। और फ्री में इतना अच्छा उनको फर्स्ट पेपर के लिए कंटेंट मिल रहा है। यहाँ से अगर आपने सारी क्लासेस भी पढ़ ली तो भी आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो बाद में हम रिवीजन करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना।